आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है कि शसगाम वैली इलीगल तरीके से तुमने ऑक्यूपाई की है तो तोड़ देंगे पिछवाड़ा, निकल जाओ बहुत तेजी में। ऐसा नहीं बोला है, बहुत ही प्यार से, अच्छे से, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में रणधीर जायसवाल ने यह कहा है कि देखिए, आपने शसगाम वैली को इलीगली ऑक्यूपाई किया है। मेरे बच्चे, मोमोज बनाओ जाके, हमको मत बनाओ। और सीपेक भी इलीगल है, सीपेक भी भारत की टेरिटरी से ही जाता है। शसगाम हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा। कैसे समझाएं तुमको? ऊपर से जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी बोल दिया है कि बिल्कुल शसगाम जो है वो हमारा है और शसगाम को इलीगली ऑक्यूपाई किया है। भारत का पहली बार भारत ने इतना एक टफ स्टैंड लिया है भैया, मैं सैल्यूट करना चाहूंगा। वरना भारत तो भैया बहुत ही डिफेंसिव में रहता है, ठीक है। पड़ोसी मुल्क कहता है, पाकिस्तान बोलने की पहले तो हिम्मत भी नहीं थी। पता नहीं क्यों हम इतने ताकतवर है, इतनी बार पाकिस्तान को मारा है, फिर भी क्या इतनी शराफत है। एक बहुत बढ़िया मैं आपको वेब सीरीज बनाऊं, फ्रीडम एट मिडनाइट का सीजन 2 आ गया है। बहुत इंटेलेक्चुअल सीरीज है, आप उसको देखिएगा। 1944 से लेकर 48 तक क्या हुआ, एक एक चीज बहुत बढ़िया तरीके से उसमें बताई है। तो कल ही मैंने देख के खत्म की, बहुत अच्छी लगी मुझे लगा कि चलो इसकी बात हो रही है तो लगे हाँ तो ये भी बता देता हूं। तो हालात तो देखिए खराब हैं। अब ऐसा क्यों बोला गया शसगाम को लेकर, इतनी बातें क्यों हो रही है? चाइना ने इसको रिजेक्ट किया है। चाइना से पूछा गया कि बोला कि देखो भैया, पहली बात वो हमारा है, चाइना की टेरिटरी है ये, हम उसमें कुछ कर रहे हैं तो इनको क्या प्रॉब्लम है। 1963 का हवाला दिया कि उसमें आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6 में साफ साफ लिखा है कि वो हमारा है, इसमें क्या इतना उछल कूद रहे हो, ये सब बोला है। लेकिन दोस्तों, इस सबका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शसगाम जो है वो इलीगली दिया गया था। चलिए हम 4 पहलुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले शसगाम का इतिहास देखेंगे। दूसरा पॉइंट हम ये देखेंगे कि क्या हुआ है शसगाम में, ऐसी क्या पॉइंट, क्या हुआ जिसकी वजह से भारत का इस तरीके का रुख है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो है अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है शसगाम का। और चौथा पॉइंट, चाइना और पाकिस्तान को ये क्यों चाहिए, इतनी बातें इस पे अभी प्रेजेंट में क्यों हो रही है। चलिए, लेकिन उससे पहले दोस्तों आगे बढ़े बता दूं कि एमएस ऑफिस का हमारा बहुत ही शानदार कोर्स है। कल से क्लासेस शुरू हो रही है, टेलीग्राम ग्रुप आज से बन जाएगा। सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। अब खाली 100 ही सीटें बची हैं, 400 का कोर्स है। तो अगर आप अवेल करते हैं तो अच्छा होगा, कि अगर आप नौकरी में तो और अच्छा होगा। एआई की मदद से हम एमएस ऑफिस बताएंगे। तो शसगाम वैली क्या है? देखिए, कश्मीर है पूरा, बहुत ही खूबसूरत। अब ये जो कश्मीर था, ये राजा हरि सिंह के चक्कर की वजह से, राजा हरि सिंह की वजह से हमारी हाथ से चला गया पूरा कश्मीर। मैं बता रहा हूं, वरना हमारा होता। अभी 40% कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के पास है, 60% हमारे पास है। और इसमें से 10% उसने चाइना को दे दिया, गिफ्ट में दे दिया कि हाँ भैया तुम्हारा बर्थडे है, ले लो गिफ्ट, छोटे तेरा बर्थडे आया। तो बात ये होती है कि कश्मीर में अगर हम बात करते हैं, देखिए मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैंड बहुत ही क्लियर था और वो बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू से। जवाहरलाल नेहरू की मैं इसमें गलती नहीं बोलूंगा, लेकिन क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का वो घर है तो इसलिए उसको लेकर वो ज्यादा सेंसिटिव थे कि वहां पे फौज नहीं भेजनी है, ये नहीं भेजना है। पहले ही अगर भेज देते ना तो काम हो गया होता। यूनाइटेड नेशन नहीं गए होते तो भी काम हो गया होता। जवाहरलाल नेहरू ने, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि वॉट एवर इट टेक्स। यहां पे आर्मी ने बोला था कि देखिए थोड़ा सा भी, जनवरी आ गया है, हमने जोजिला तक हमने कब्जा कर लिया है, लेकिन अभी थोड़ा सा हमको वक्त दे दीजिए क्योंकि अभी आर्मी उतनी इक्विप्ड नहीं है, आर्मी को रीऑर्गेनाइज करने का वक्त मिलेगा, तो स्प्रिंग तक, मार्च तक वक्त दे दीजिए। तो वल्लभ भाई पटेल ने बोला ले लो। लेकिन यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, एक और चीज़ देखिए, इसमें महात्मा गांधी का बहुत बड़ा रोल है। महात्मा गांधी, भाई मैं क्या बोलूँ, चलिए छोड़िए, लेकिन गांधी जी आइडल हैं, मेरे भी आइडल हैं, बट अंधभक्त आप किसी के मत बनिए। तो अब प्रॉब्लम क्या हुई ना कि कश्मीर को लेकर बहुत ही डिस्प्यूट था। शसगाम की बात करते हैं तो भाई यहां पे क्या, मीर, छोटा सा प्रिंसली स्टेट था, मीर यहां पे राज किया करते थे। वैसे तो ये ऐतिहासिक तौर पे डोगरा के ही पास था, उसके बाद ये बुद्धिस्ट सेंटर रहा बहुत लंबे समय तक यहाँ पे। लेकिन भाई ये जब पूरा कश्मीर इनके, तो शसगाम भी हमारे पास ही था, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़िया है, शसगाम है, रसगाम है, बहुत ही खूबसूरत है। नॉर्थ में चले जाएंगे तो कुनलुन है, साउथ में काराकोरम है, बीच में शसगाम है। लेकिन स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिशर ने ये सोचा कि रशिया उधर से आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो बेस्ट ये है कि हम बाउंड्री नहीं ड्रॉ करते हैं। हमारे जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई ना उसमें ब्रिटिशर जिम्मेदार है, ठीक है। तो बाउंड्री नहीं ड्रॉ करेंगे, ये जो नेचुरल बैरियर्स है ना यही बाउंड्री है, ठीक है। इन्होंने ऐसा किया। अब जब ब्रिटिशर छोड़ के चले गए, बोला कि भागो यहां से, 15 अगस्त 1947 स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। यहां पे राजा हरि सिंह मानने को तैयार ही नहीं कि हम आजाद रहेंगे। उनको बोला जा रहा है कि भैया तुम्हारी आर्मी बागी हो गई है मेरे भैया, आ जाओ भारत में। नहीं नहीं, अगर ये पहले कर लेते ना राजा हरि सिंह तो बात ही नहीं होती। लेकिन उनका ईगो ही इतना बड़ा था, वो लॉर्ड माउंटबेटन उनसे मिलने जाते, वो कहते मेरी तबीयत खराब है, 1 महीना तो गोली देते रहे
कि तबीयत खराब है नहीं मिलेंगे, और जब मिले तो मार, मैं डोगरा हूं, मेरे अंदर डोगराओं का खून है, ऐसे कैसे कोई कश्मीर को ले लेगा, हम मार दे गोली, केहू ना बोली। तो बोला कि जाओ घुसो, फिर जाओ, हो जाओ, हो कर लो। फिर ये हुआ, और उसके बाद फिर जब भैया मुसीबत आ गई सर पे, पहले बिजली काटी, फिर फोन लाइंस काटी, उसके बाद मुसीबत सर पे आ गई, कॉल नहीं मिल रहा है भैया, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा राजा हरि सिंह से, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी चाल चल दी। पाकिस्तान ने बोला कि बहुत हुआ सम्मान, और यहां पे कबाइलियों को भेज दिया और मार लूटपाट उन्होंने मचा दी। दोस्तों 26 अक्टूबर को 1947 हमारी सेना पहुंची है। एक घंटे भी अगर लेट हो जाते ना तो श्रीनगर हमारे हाथ से चला जाता। और श्रीनगर पता क्यों नहीं किया? थैंक्स टू कबाइली। श्रीनगर एयरपोर्ट पे अगर कब्जा हो जाता तो इंडियन एयरफोर्स लैंड ही नहीं कर पाती, तो कहां से बेस बनाती। लेकिन इन्होंने क्या किया, 4 दिन पहले बारामूला में लोग रुक गए और उन्होंने खूब बलात्कार, लूट खसोट बहुत की, इसलिए श्रीनगर बच गया। फिर उसके बाद इंडियन आर्मी उतरी और इंडियन आर्मी ने वो बैंड बजाई, पीछे ढकेलना शुरू किया, भागे ये सब। फिर मामला यूनाइटेड नेशन में चला गया, फर्स्ट कश्मीर वॉर हुई, ऑपरेशन गुलमर्ग जो लॉन्च किया वो फेल हो गया इनका। मोहम्मद अली जिन्ना भाई वो तो पागल है यार। जिन्ना जो है ना वो जवाहरलाल नेहरू से ऑब्सेस्ड था। उसके घर में अगर बर्तन भी टूटता था ना, या बिल्ली भी या कुत्ता भी उसको काट ले तो कहता था ये तो नेहरू ने करवाया है। ऐसा पगलापा उसके ऊपर चढ़ा था। ठीक है, तो अब क्या होता है कि भाई इधर तो पाकिस्तान है, उधर जितना 40% एरिया जो पाकिस्तान के पास रहा वो बना पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और गिलगिट बाल्टिस्तान ये वाला एरिया जो कि हम इसको ले सकते थे। अब मेरे भाई इसमें आप यूनाइटेड नेशन में गए, जवाहरलाल नेहरू ने उस समय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, लेकिन मामला फंसा का फंसा रह गया। थर्ड पार्टी को क्यों लेके आना है यार, जब हम ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। और वल्लभ भाई पटेल आर्मी के ही उसमें थे कि हम जीत रहे हैं। वल्लभ भाई पटेल ने बोला था कि हम तो जीत रहे हैं ना, प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अब क्या हुआ कि ये मामला तब से यही अटक गया। अब देखिए डेंजरस कहां से शुरू हुआ। ये अगर ये हम ले लेते ना तो आज कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अब दिक्कतें कहां से शुरू होती है? दिक्कतें शुरू होती है चाइना से। 1949 में जब इधर भारत और पाकिस्तान लड़ रहे थे तो उधर चाइना भी, वहां पे कम्युनिज्म आ गया। पंचशील एग्रीमेंट हमने 1954 में साइन तो कर लिया, 20 साल तक युद्ध नहीं लड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1962 में चीन और भारत युद्ध में लड़ गए, और सबसे दिक्कत है ये वाला एरिया हमारे हाथ से चला गया, अक्साई चीन चला गया। देखिए चीन ने बहुत जल्दी भांप लिया था कि हमको कौन कौन से एरिया चाहिए। 1962 एक साल बाद पाकिस्तान को लगा कि इंडिया बहुत ही कमजोर है, तो ये जो शजगाम वैली है ना, जो काराकोरम ट्रैक्ट है, ठीक है, ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट, ये 5000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये इन्होंने चाइना को गिफ्ट कर दिया। ये इन्होंने चाइना को गिफ्ट कर दिया पाकिस्तान ने, जो कि इलीगल है। 1963 में ये एक प्रॉपर एग्रीमेंट होता है चाइना और पाकिस्तान के बीच में। भारत ने बोला कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन भारत क्या कर सकता था? कुछ नहीं कर सकते थे आप, है ना। आप बस झुंझुना बजाइए, कुछ नहीं कर सकते थे आप बस देख सकते थे, बोलते रहिए। स्ट्रैटेजिक ब्लेंडर रही, पॉलिटिकल ब्लेंडर रही, और इस ब्लेंडर का वही है कि इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने। 1963 में जब कांड होता है, अक्साई चिन भी गया, शजगाम वैली भी गया। अब क्या हुआ? 1978 में चाइना में डेंग जियाओपिंग आ गए। उन्होंने देख लिया कि ये दोनों एरिया तो हमारी जिंदगी है। कैसे? ऊपर है कासगर रीजन, कासगर रीजन से पूरी एनर्जी आती है इनकी, चाइना की पूरी एनर्जी आती है। तो कासगर रीजन से यहां से रोड बनाओ, तिब्बत भी हमारे कब्जे में है। इन्होंने एक 10,000 किलोमीटर का हाईवे बनाया है, G219, जो कि अक्साई चिन को तिब्बत से पूरा कनेक्ट करता है और फिर उसके बाद लद्दाख क्रॉस करते हुए पूरा ये कासगर तक जाता है। सबसे बड़ा हाईवे है यहां पे, एक प्रॉपर रोड बनाई है। और इसी रोड को काट के ये एक अल्टरनेटिव रोड बना रहे हैं 2017 के बाद। और ये क्या करेगी? पाकिस्तान की 2 रोड, चाइना की 2 रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, G219, और एक इनकी सीपेक से जाती है N35, जो कि पूरा इधर पाकिस्तान से होते हुए, सीपेक से होते हुए उधर ये वखान कॉरिडोर अगर हम ले ले तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये भी पीओके का ही पार्ट है, क्योंकि ये सीधा सीधा अफगानिस्तान से कनेक्ट कर देगा। तो ये जो है ना एरिया, ये अफगानिस्तान से होते हुए जाती है, लेकिन एक यहां पे एलओसी के पैरेलल चलती है, एक ये है। अब क्या है कि जो अभी नई रोड बन रही है वो सीधा ऐसे कनेक्ट कर देगी, यानी कि पाकिस्तान से कनेक्टिविटी बहुत ही आसान हो जाएगी। 2021 में पाकिस्तान ने यहां मुजफ्फराबाद से ये मुस्तक पास तक भी रोड पास कर दी है। रोड ही रोड बन रही है, ऑल वेदर रोड है ये। आंधी आए तूफान है, ये रोड फंक्शनल रहेगी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? पहली चीज,
जो यहां पाकिस्तान के पास जो बलूचिस्तान और पीओके में ये यूरेनियम के भंडार है, और तो वो आसानी से जो चाइना है वो निकाल लेगा। कासगर रीजन इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। कासगर रीजन जो है वहां से सब एनर्जी आती है, तो वहां से रोड आसानी से कनेक्ट है। सियाचिन ग्लेशियर से मात्र 50 किलोमीटर दूर है ये रोड जो नई बन रही है। और इंदिरा कोल जो हमारा नदन सबसे दूर का पॉइंट है, वहां से 49 किलोमीटर, तो एकदम बगल में ये रोड बना दी है। यानी कि चाइना और पाकिस्तान कभी भी यहां पे मिलिट्री बैठा सकते हैं। चाइना पाकिस्तान साथ में, तो अगर इन्होंने कनेक्ट कर दिया, अब देखिए ये अक्साई चीन से जा रही है और शसगाम से जा रही है, यानी कि ये वो एरिया है जो हमने दे दिए चाइना को, है ना। एक्चुअली पाकिस्तान ने गिफ्ट नहीं किया, हमने गिफ्ट किया चाइना को अपनी बेवकूफी की वजह से। और अब क्या हुआ है कि अब यहीं पे ही जो है वो जबरदस्त डेवलपमेंट हो रहा है। चाइना एक के बाद एक यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते। बट मुझे अच्छा लगा क्योंकि अभी तक भारत बोल नहीं रहा था, भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे नहीं बनाया, लेकिन अब भारत बोल रहा है। और भारत ने पहली बार बहुत ही सख्त स्टैंड लिया है। ये इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं चाइना वाले ना, कि सीधा ये पाकिस्तान से कनेक्ट कर देंगे। जो मलक्का पॉइंट है ना नीचे बिल्कुल, ठीक है, मलक्का पॉइंट भारत चोक कर सकता है, तो उसको बाईपास करने के लिए सीपेक बनाया गया। तो सीपेक को भी और शसगाम को भी भारत ने साफ साफ बोल दिया है, और यह भी बोल दिया है कि अगर हमको कार्रवाई करनी पड़ी तो हम कार्रवाई करेंगे, अगर हमको नेसेसरी मेजर्स लेने पड़े तो हम लेंगे। ये चाइना को संदेश है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। अब 1984 में हमने सियाचिन अपने पास लिया था, और हमारे पास बिल्कुल ताकत है कि हम अक्साई चीन भी ले लें। ये वो वाला, हमारी आर्मी पहले वाली नहीं है, अब हमारी आर्मी प्रॉपरली ट्रेंड है, प्रॉपरली ट्रेंड, तो वो इस तरीके के ऑपरेशंस कर सकती है। चाइना भाई जब जब शसगाम का पार्ट आएगा चाइना को दिमाग खराब होगा, लेकिन है तो वो इंडिया का पार्ट। तो ये पूरी कहानी है। चाइना को बहुत स्ट्रैटेजिक एज मिल रही है इससे, इस रोड से। भाई सबसे पहली बात इकोनॉमिकली जो मैंने बताया कि आपको एनर्जी। अच्छा, दूसरी चीज ये है ना कि चाइना ने शसगाम में और इधर पीओके में उसने प्रॉपर एक कंपनी बना ली है। इनकी जो कौन सी पॉलिसीएल लिमिटेड है शायद, ठीक है, वहां पे ये चिप कंपनी है, और चाइना ने यहां पे रोड्स बना ली है। क्या है ना कि चिप इंडस्ट्री, एआई जो है, क्वांटम कंप्यूटिंग जो है, वो आगे आके बहुत ऊपर जाएगी। उसके लिए आपको ऐसी चिप्स चाहिए, सेमीकंडक्टर चिप्स, जो बहुत ही एफिशिएंट हो। अब उसके लिए आपको फ्रेश वाटर चाहिए। चाइना ग्लोबल वार्मिंग को सपोर्ट करता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर्स पिघलेंगे, और जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो 1 सेंटीमीटर की चिप बनाने में आपको 10,000 लीटर प्योर वाटर लगता है। तो वो चाइना के लिए बहुत आइडल है कि यहां से ग्लेशियर पिघलाओ और पानी लेते रहो। और चाइना ने प्रॉपर कंपनी, तो चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए वो रोड्स बना रहा है। और उसको पता है कि भारत प्रॉब्लम करेगा, मेन इकोनॉमी है, मेन रिसोर्सेज है, तो इसीलिए आप हम अपनी मिलिट्री बैठा देंगे ताकि भारत कुछ बोल ही ना पाए। और इसीलिए इंडिया को चिंता है। अब इंडिया क्या कर सकता है? बनाओ जबरदस्त धड़ाधड़ इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत भी यही कर रहा है, एक के बाद एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। चाइना ने हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। पंगोंग सो के पास इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया था, शसगाम वैली के पास बना रहे। भारत, चाइना ने भी तो एक है ना, अरुणाचल के उन्होंने नागरिकों को डिटेन किया। एक यूट्यूबर तो उसने अरुणाचल की थोड़ी बात कर दी, उसको डिटेन कर लिया। तो भारत भी अब इसी रास्ते पर चल रहा है। ये है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप मैंने सारी चीजें आपको अच्छे से समझा दी होंगी। बाकी आप MS ऑफिस का कोर्स अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इसकी क्लास कल से है। थैंक यू सो मच।